हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर में हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कुछ दिनों के लिए डिले हुए हैं। शायद दिसंबर के लास्ट वीक में या थर्ड वीक में एग्ज़ाम्स आपके हो सकते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्ट नोट हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जो आपका पेपर है, आप लोग जानते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर में दो बॉटनी के पेपर हैं। पहला पेपर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, एक पेपर और भी है जिसको हम लोग कल या परसों में डिस्कस करेंगे। पहला जो पेपर है उसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो पेपर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो रिटन टाइप का आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके बहुत खास हो जाते हैं। शायद 25 नंबर का क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी जो मार्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आपका जो पहली यूनिट है उसमें एक टॉपिक रखा गया है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट का वाटर प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट होता है। और पौधों के लिए भी वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाटर प्लांट के जो बॉडी होती है उसका जो वेट होता है उसका अधिकांश भाग जो है वाटर के द्वारा बना हुआ होता है। इवन हम लोग जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको देखते हैं कि उनकी बॉडी जो होती है, उनकी बॉडी का 95% भाग पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा बना होता है। और जो ट्रीज़ होते हैं उनकी बॉडी का भी अधिकांश भाग वाटर के द्वारा बना हुआ होता है। तो इस पूरे की पूरी टॉपिक में जो वाटर का इम्पॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग आप लोगों को वाटर का जो वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्लांट्स के लिए, चाहे वो विभिन्न प्रकार की प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो रेस्पायरेशन हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, इसके अलावा जितने भी प्रकार की आपका ट्रांसपीरेशन हो, मिनरल न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन हो, इन सारी एक्टिविटीज़ में आपका वाटर हेल्प करता है पौधों के लिए। इसके अलावा जो पौधों के सीड्स होते हैं उनके जर्मिनेशन में भी प्लांट्स हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उनकी प्रॉपर्टीज़ में आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो वाटर्स होते हैं जो कि बारिश के द्वारा पृथ्वी पर आते हैं या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा जो वाटर होता है वो पृथ्वी के ऊपर आता है, उसमें डिफरेंट टाइप के जो वाटर्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसमें हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कैपिलरी वाटर है, ये सारे वाटर्स कई सारे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये टॉपिक आएगा तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको कैपिलरी वाटर के बारे में ज़्यादा जो है डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिलरी एक ऐसा वाटर होता है जो कि प्लांट्स के द्वारा अधिकांश मात्रा में यूज किया जाता है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है वाटर के पौधों के लिए, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर बतानी होंगी। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर के अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म है? एक तो होता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में के अंतर्गत बताना पड़ेगा, जिसमें आप लोग जानते हैं कि एक्टिव वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट्स के थ्रू होता है। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इस टॉपिक के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें बताने के साथ साथ आपको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वाटर के अब्जॉर्प्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं प्लांट्स में, और बहुत सारी फैक्टर्स वहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें कितना वाटर अवेलेबल है, अवेलेबल वाटर की बात की जाती है, सॉइल वाटर जिसको हम लोग कह सकते हैं, सरफेस वाटर की बात की जाती है, सॉइल का टेम्परेचर कितना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है आपका यहाँ पर ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ट्रांसपिरेशन आप लोग जानते हैं बाष्पोत्सर्जन जिसको कहा जाता है। पौधों के जो वायवीय पार्ट होते हैं, एरियल जो पार्ट्स होते हैं, उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है या वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन चलता रहता है। और ट्रांसपिरेशन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फर्स्ट यूनिट से ही रिलेटेड है। इसमें आपको वाटर जो होता है ट्रांसपिरेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो भी बताना होगा। सिग्निफिकेंस में आपको बताना होगा कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो वाटर के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स जो होते हैं उनके अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो मेन कार्य होता है टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारी तरह से ट्रांसपिरेशन जो है प्लांट्स को हेल्प करता है। नुकसान भी पहुंचाता है, ऐसा नहीं नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन हेल्प भी करता है। तो सिग्निफिकेंस में आपको उसका इंपॉर्टेंस बताना होगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसपिरेशन के टाइप हैं उनको भी आपको डिस्कस करना होगा, जिसमें आपको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में बताना होगा, स्टोमेटा के द्वारा किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है। इसके अलावा आपको जो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन है उसके बारे में बताना होगा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस करना होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग इस टॉपिक के अंतर्गत लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन की रेट को प्रभावित करते हैं। आपकी विंड हो गई, टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा आपका लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें ट्रांसपिरेशन की रेट को प्रभावित करती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जो है आपकी अगली यूनिट जो है सेकेंड यूनिट है, उसमें एक टॉपिक रखा गया है क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्या होती है क्रेब्स साइकिल आप लोग जानते हैं। क्रेब्स साइकिल को हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। इसको जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, जब भी क्रेब्स साइकिल पूछी जाए तो इसके तीनों नामों से पूछी जा सकती है, अलग अलग नामों से, लेकिन बात एक ही है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, उसके बाद में क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है। और क्रेब्स साइकिल जो होती है उसमें आपको क्या डिस्कस करना होता है, क्या बताना क्या होता है। क्रेब्स साइकिल जो होती है उसमें एक तो मुख्य रूप से ये जो प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले भाग में होती है, और इसमें एक एसिटिल कोएंजाइम ये होता है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन एक सर्कल के रूप में, एक चक्र के रूप में होता है, उसको आपको डिस्कस करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, तो आपको मान लीजिए C3 साइकिल क्रेब्स साइकिल आ रही है, तो टाइम कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो चार्ट है, इसकी एसिटिल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन बनने में जितने में कंपाउंड बन रहे हैं, उन कंपाउंड्स को बनने में हेल्प करने वाले जो एंजाइम्स हैं, या उनमें जो एटीपी यूज हो रही है या एटीपी जो फॉर्मेट हो रही है, उन सारी चीज़ों को आप अगर डायग्रामेटिक बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, और एग्जामिनर समझता है कि आपके पास टाइम नहीं रह गया है, तो आपने इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप इसी टॉपिक में इसका जो समरी है, समरी का मतलब होता है कि कितने एटीपी बने, कितने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हुआ, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने, वो सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करते हैं तो बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर। इसके अलावा इसी यूनिट में एक टॉपिक मेंशन किया गया है ग्लाइकोलिसिस। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है आप लोग जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का एक पहला भाग होता है, पहली स्टेप जो होती है रेस्पिरेशन की, वो ग्लाइकोलिसिस ही होती है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यूज होता है, उसके द्वारा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट होते हैं। इसमें भी 10 स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स के बारे में आप
बहुत ही क्लियरली अगर बताएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। इसकी भी समरी आप बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी अन्य चीज़ें भी होती हैं। इसके अलावा आपकी जो अगली यूनिट है यानी कि तीसरी जो यूनिट है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करके एक टॉपिक रखा गया है। आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। प्लांट जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं अब ले पाते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो है डिफरेंट माध्यम के द्वारा लेते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से लें, चाहे वो बारिश का जो वाटर आता है उस वाटर में घुली हुई स्टेज में उसको प्राप्त करें। आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट की स्टेज में पौधे ले पाते हैं। तो इसके जो मेथड्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड होता है, एक फिजिकल मेथड होता है। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में पौधे प्राप्त करते हैं वो दो मेथड्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। एक होता है आपका बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में आप लोग क्या होता है कि आप लोग बताते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, वो पौधों को नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके जो है पौधों को देते हैं और पौधे उससे अपना सर्वाइवल करते हैं, उसको नाइट्रेट प्राप्त करके। और फिजिकल मेथड में क्या बताया जाता है, फिजिकल मेथड यही होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसमें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है वो पृथ्वी पर आती है और उस जो है घुली हुई स्टेज में पौधे उसको ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जो अगली यूनिट है आपकी चौथी जो यूनिट है उसमें 3 टॉपिक्स रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है लिपिड मेटाबॉलिज्म, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, तीसरा है C3 एंड C4 साइकिल। ध्यान रखिए ये जो यूनिट है आपकी चौथी, ये यूनिट में जो टॉपिक रखा गया है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होती है, लिपिड्स जो होते हैं उनका कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, कैसे उनको तोड़ा जाता है, फिर उनका स्टोरेज कैसे किया जाता है, उन सारी डिटेल के बारे में आपको इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करना होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते हैं एक एवरग्रीन टॉपिक है, आप लोग 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, वो बताने की आवश्यकता है नहीं आपको। और ये टॉपिक अगर आपका पूछा जाए फोटोसिंथेसिस तो आप करके ही आओगे, ये तो डेफिनेटली क्लियर ही बात है, क्योंकि ये टॉपिक आपने बचपन से पढ़ा है। इसके अलावा C3 और C4 साइकिल जो होती है, C3 और C4 जो साइकिल होती है बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होती है। C3 साइकिल को हम लोग कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये एक लाइट इंडिपेंडेंट साइकिल होती है, लाइट के ऊपर निर्भर नहीं करती है। और जो C4 साइकिल होती है वो जो है एक ऐसी साइकिल होती है जिसको हम लोग हैच एंड स्लेक साइकिल भी कह देते हैं, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। तो ध्यान रखिए C3 साइकिल और C4 साइकिल को सेपरेट करके भी पूछा जा सकता है और मिक्स करके भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके लिए 3 डायमेंशनल है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए एक टॉपिक है यहाँ पर आपका फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। फाइटो जो वर्ड है, अगर किसी भी वर्ड के आगे फाइटो वर्ड लिखा हुआ है या लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है प्लांट्स की बात की जाती है। तो फाइटो का मतलब हो गया प्लांट्स और हार्मोन्स का मतलब हार्मोन्स होते हैं। तो कुछ ऐसे केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट्स की डेवलपमेंट को, प्लांट के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इवन उनकी एजिंग की जो प्रक्रिया होती है, उनकी डेथ होती है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। और हार्मोन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हों, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उनकी डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। आप प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करें अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, पढ़ तो नहीं रहे हैं। इसमें एक हार्मोन होता है ऑक्सिन और दूसरा होता है जिबरेलिन। इन दोनों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऑक्सिन या जिबरेलिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसका अकरेंस बताना होगा, अकरेंस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बताना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ केमिकल नेचर कैसा है उस हार्मोन का और उसकी बायोसिंथेसिस क्या है।
अगर आप इतने पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे किसी भी हार्मोन के बारे में तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा लिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टॉपिक है आपका, अगला जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी 5वीं यूनिट से रिलेटेड है, सॉरी 6ठी यूनिट से रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लोग जानते हैं एक एवरग्रीन टॉपिक है। पुराने सिलेबस को उठाकर देखेंगे, किसी भी सिलेबस को अगर बीएससी के सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है और इसी कारण इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जनरली हम लोग देखते हैं कि बीएससी एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं। इसमें आपको इस टॉपिक के अंतर्गत अगर कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी होगी, इसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं मेजर रूप से पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोग मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो है पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताना ही होगा, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड के बारे में आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब इनके बारे में क्या बताना होगा, इनमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप लोग मेंशन कर सकते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं उनको आप लोग मेंशन करेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत बेहतर हो सकता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आप लोग अगर लिखेंगे तो बहुत बेहतर ये टॉपिक आपका हो सकता है। इसके अलावा यहीं पर आपको जो है, जो अगली स्लाइड आपकी है उसमें एक जो आपकी अगली यूनिट है, जो 7वीं जो यूनिट है उसमें एक टॉपिक रखा गया है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन भी एक एवरग्रीन टॉपिक है। प्रोटीन के बारे में आप लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग बताते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, खासकर इसके जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें किस प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका बहुत बेहतर टॉपिक ये तैयार हो सकता है और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी यूनिट में आपकी जो 7वीं यूनिट है उसमें एक टॉपिक न्यूक्लिक एसिड करके रखा गया है, जिसमें हम लोग डीएनए आरएनए को पढ़ते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड करके टॉपिक रखा गया है। डीएनए आरएनए के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी जानते हैं कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। आपको बताना क्या है, यहाँ पर मेंशन क्या करना है जो इम्पोर्टेंट है, इसका नेचर कैसा है, नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, इसका जो वेल लेवल डायग्राम होता है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना है, किस तरीके से कितने पेयर्स कौन किसके साथ पेयर करता है, कितनी लेंथ होती है, कितना डायमीटर होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी। और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत बेहतर नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। इवन आपको इसी टॉपिक में डीएनए आरएनए का अगर आप पूछा जाए, अगर मेंशन किया जाए, डिफरेंस भी अगर टाइम हो तो बता सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि डीएनए आरएनए को कभी कभी मिक्स करके पूछते हैं, कभी कभी सेपरेट करके पूछते हैं, तो आप लोग ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं, आपके बेहतर हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे जो आपकी 8वीं यूनिट है उसमें एक टॉपिक है एंजाइम्स के बारे में। ये भी एक एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया टॉपिक है। एंजाइम्स आप लोग जानते हैं किसी भी प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें यूज होते हैं, यूज होने के साथ साथ उसके रेट को प्रभावित करते हैं और ये कभी भी यूज होने पर उसमें जब रिएक्शन समाप्त हो जाती है तो वैसे के वैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में आप लोग इसमें को एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं वो बता सकते हैं, एंजाइम की इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंजाइम्स के बारे में। तो ओवरऑल अगर देखें हम लोग तो ये 14 टॉपिक्स हैं आपके अलग अलग यूनिट्स से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको अगर आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, चूँकि आप हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आने वाला है, वो आने वाला है आपका लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में और शॉर्ट नोट टाइप में, और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएँ। तो हम लोग शॉर्ट नोट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोट में आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट नोट जो होता है उसको अगर आप 1 से 1.5 पेज में लिखेंगे अच्छी तरीके से तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है उसमें हम लोग
माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट की बात करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा आपका कापर हो सकता है, कापर तो नहीं होगा शायद। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके मैक्रो में आते हैं, माइक्रो में आते हैं। इसके अलावा मैक्रो में आप अगर कापर है, मैग्नीज है, आयरन है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। इवन आपको इसी टॉपिक में अगर जो एलिमेंट्स के बारे में अगर टॉपिक पूछा जाता है तो इनका प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट की डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। खासकर इसके प्लांट की ग्रोथ के लिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है माइक्रो एलिमेंट्स का। तो वो सारी चीज़ें और इनका इम्पोर्टेंस अगर आप डिस्कस कर देंगे इस टॉपिक में, इस शॉर्ट नोट में, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक टॉपिक पूछा जाता है ट्रांसएमाइनेशन। ट्रांसएमाइनेशन में क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है, उसी को ट्रांसएमाइनेशन कहते हैं। इसके अलावा फंक्शन ऑफ एटीपी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एटीपी आप लोग जानते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं। ये जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम लोग कह देते हैं। तो एटीपी के बारे में, फंक्शंस के बारे में, किस प्रकार से वो डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लांट की जो डिफरेंट टाइप की ग्रोथ से रिलेटेड अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें जो उपयोग होने वाली जो एनर्जी होती है, या प्लांट में चलने वाली जो डिफरेंट टाइप की साइकिल्स हैं, जैसे हम लोगों ने देखा ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब्स साइकिल है, उनमें एटीपी कैसे यूज होता है, उस तरीके की चीज़ें आपको उसके फंक्शन में बतानी होती हैं। इसके अलावा सेनेसेंस नाम का टॉपिक यहाँ पर एक पूछा जा सकता है। सेनेसेंस एक एजिंग की प्रक्रिया होती है। एजिंग का मतलब समझते हैं कि कोई प्लांट है, प्लांट पहले सीड है, सीड का जर्मिनेशन होता है, फिर वो पौधा बना, पौधे के बाद में उसमें ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो ये जो एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग एजिंग कह देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को सेनेसेंस कहा जाता है, एजिंग की प्रक्रिया को। इसके अलावा सीड डोरमेंसी का एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है। सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? कभी कभी कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो फेवरेबल कंडीशंस में, यानी कि कोई सीड है, उसको बढ़िया टेम्परेचर मिल रहा है, उसको वाटर भी अवेलेबल है, उसका जो नेचर है, उस सीड का जो नेचर है उसी के अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन भी हैं, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, फिर भी पौधा नहीं बना रहा है। तो ऐसे सीड को हम लोग सीड डोरमेंसी कह देते हैं। उस सीड के अकॉर्डिंग उसको हम लोग सीड डोरमेंसी की श्रेणी में उसको हम लोग रखते हैं। वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट में अक्सर पूछा जाता है। वर्नलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी सीड को कोल्ड कंडीशन में उसको रखा जाता है, और इसके द्वारा, वर्नलाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी प्रकार को अगर सीड को अगर वहाँ पर रखकर उसको उगाया जाता है तो उसमें जो है फ्लावरिंग जो है बहुत जल्दी की जा सकती है। यानी कि फ्लावरिंग का अगर मान लीजिए 6 महीने में होती है तो वहाँ पर 3-3.5 महीने में कर दी जाएगी। ये फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट होता है, उससे फ़ायदा भी हो रहा है। इंडस्ट्री लेवल पर बहुत सारे जो फ्लावर से रिलेटेड, परफ्यूम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज इसका यूज़ करती हैं। इसके अलावा फोटो पीरियोडिज्म यहाँ पर एक टॉपिक है। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या है कि जो लाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो किस प्रकार से प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट के डेवलपमेंट को इफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। एक टॉपिक है रामाचंद्रन प्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रामाचंद्रन प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर होते हैं उनको सत्यापित किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी जो फाई और साई फॉर्म होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और रामाचंद्रन जो प्लॉट है, अगर कोई भी स्टूडेंट इस बॉटनी में MSc करता है तो रामाचंद्रन प्लॉट उसके लिए बहुत खास हो जाता है। इवन अगर वो नेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, नेट एग्ज़ाम देना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो रामाचंद्रन प्लॉट को उसको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है।
इसके अलावा फाइटोन्यूट्रिएंट्स करके एक टॉपिक रखा गया है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की कुछ नेचुरल केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को हम लोग फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट नोट है, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये आप सभी जानते हैं, एंजाइम से रिलेटेड है, एंजाइम से रिलेटेड है। और एंजाइम से रिलेटेड ये दोनों टॉपिक्स हैं, ये मॉडल्स हैं कि किस तरीके से कोई एंजाइम अपनी एक्टिविटी करता है, किसी प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की रिएक्शन में यूज होता है। तो ये दोनों मॉडल्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ये एंजाइम वाले टॉपिक में भी काम आएगा और आपका ये शॉर्ट नोट में भी काम आएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि ये जितनी भी चीज़ें अभी हम लोगों ने देखी हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप इस पूरे लेक्चर में एक एक वर्ड को समझेंगे, एक एक वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है इंडियंस बायोलॉजी हब के द्वारा, क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, किसी भी प्रकार की फालतू बात को यहाँ पर नहीं रखा गया है। जो एग्ज़ाम के पैटर्न रहे हैं उस पैटर्न को एनालिसिस करके ही सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो आप जो भी बच्चे यहाँ पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और जितनी भी अगर आपके पास किसी भी टॉपिक का नोट्स नहीं है तो आप इंडियंस बायोलॉजी हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9140772483। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए।